सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल IS365 एकेडमी में। ये एक बहुत बहुत वांटेड वीडियो है ऐसे के स्ट्रेटेजी, जो बहुत सारी हमारे पास इस चीज़ के लिए क्वेरी आई है कि ऐसे में टेंशन हो रहा है, ऐसे कैसे लिखना है। तो आज का लेक्चर आप ये मत देखिएगा ये कितने देर का है, आप इसको पूरा सुनिएगा और ये आपको वर्थ लगेगा कि मैंने इतना इसमें जितने भी देर का ये वीडियो होगा आपको लगेगा कि मैंने इस पर जितना देर दिया है अपना 40 मिनट 45 मिनट, वो आपका वेस्ट बिल्कुल नहीं जाएगा। ये मैं मेक शेयर करती हूँ आपसे, ठीक है। तो ध्यान से सारी चीज़ें सुनिएगा क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपको यहाँ बताने वाली हूँ जो बिल्कुल एटलीस्ट देखिए, लिखना सबको है, सब बच्चे जाके लिखेंगे, लेकिन आदमी को वहाँ पे क्या लिखना है, क्योंकि कुछ भी टॉपिक आ सकता है ऐसे पे। तो उस टाइम पे उतना कंटेंट हमें याद कैसे आएगा, हमें कैसे लिखना है, हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक पॉइंट अगर आप भूल गए तो आप ऐसा क्या इंक्लूड करेंगे कि हाँ ये भी लिख सकते हैं। तो कुछ ऐसे टिप्स, ऐसे ट्रिक्स और मैं आपको अभी इसी लेक्चर में बताऊंगी। और इससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रॉपर एक टॉपिक पे ऐसे लिख के मैं लेके आई हूँ। उस चीज़ पे मैं आगे आपको सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मैंने कैसे लिखा है, जिसके वजह से क्या होगा कि आपके भी सोचने का जो एक जरिया है और एक जो डायमेंशन है वो एक तरीके से बढ़ जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आपके सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका लिखने का तरीका ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता चला जाएगा, ठीक है। तो चलती है, आज स्टार्ट करते हैं हम लोग ऐसे की स्ट्रैटेजी। पहले बात तो जो ये हमारा ऐसे है, ये एक बीपीएससी में न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सब्जेक्ट है, मतलब मेंस के पेपर में, राइट। तो हम ये देखते हैं कि ये क्या है इसके अंदर। पहले तो इसकी स्ट्रैटेजीज का क्वेश्चन कैसा आता है, इवन इसमें क्या क्या होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने अटेम्प्ट करना है, कितने मार्क्स का होता है, कितने वर्ड्स का होता है, ये सारी चीज़ें अभी हम बात करते हैं। फिर धीरे धीरे मैं लास्ट में जाके आपको कुछ जो एक ऐसे में लिख के लेके वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। चलिए देखिए, ऐसे जो है वो हमारा मेंस पेपर है। मेंस के पेपर में आता है ड्यूरेशन जो इस एग्ज़ाम का है वो है आपका 3 आवर्स। समझ में आई, ड्यूरेशन जो है आपको 3 घंटे मिलेंगे। और इसका जो टोटल मार्क्स है वो कितना है, 300 मार्क्स का है। और हमें जो नंबर ऑफ वर्ड्स, मतलब कितने वर्ड में लिखना है, तो वो होता है 700 से 800 वर्ड में आपको ये चीज़ लिखना होता है, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन पेपर आपका ऐसे का होता है ना, वो क्वेश्चन पेपर में टोटल 3 सेक्शन होते हैं, जैसे सेक्शन ए, ठीक है, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, ठीक है। मान लीजिए 3 सेक्शन है। इस 3 सेक्शन में आपके पास 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, ठीक है, 3 4। इन चारों में आपको कोई एक क्वेश्चन लिखना है। मेरी बात समझे, इन चारों में, सेक्शन ए में से चारों में से कोई एक लिखना है। और ये एक जो होगा ये 100 मार्क्स का होगा। समझ में आई मेरी बात, इन चारों में से कोई एक लिखना और इस एक का मार्क कितना है, 100 मार्क का है। ये ऐसे ये भी 100 मार्क का होगा, इनमें से कोई एक लिखोगे आप, इसमें फिर इनमें से कोई एक लिखोगे, ये 100 मार्क हुआ। 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हुआ, 300। तो टोटल हमारा पेपर जो ऐसे का है वो कितने मार्क्स का है, हमारा 300 मार्क्स का है, ठीक है, सॉरी 300 मार्क्स का है। एक जो सेक्शन में जो एक ऐसे आप लिखोगे, ये एक ऐसे, इस ऐसे का जो आपके वर्ड्स होने चाहिए वो 700 से 800 होने चाहिए, ठीक है। इतने वर्ड्स में आपको लिखना है। देखिए वही यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है कि 3 सेक्शन हो गए, ईच सेक्शन 4 क्वेश्चन, मार्क ईच, जो हर एक क्वेश्चन का जो मार्क होगा वो 100 मार्क्स का होगा। और उस 4 क्वेश्चन में देखो यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन अब आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, पहली बात ये बहुत नॉर्मल सी लगेगी, सारे टीचर्स बोलते हैं, लेकिन ये इतनी भी नॉर्मल नहीं है क्योंकि बच्चे इस चीज़ में भी गलती करते हैं। पहले क्या करेंगे कि मान लीजिए ये 4 क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन में आपको लगेगा यार ये तो मुझे आता है, ये भी ईजी है, ये भी कर लूँगा। लेकिन आपको ये देखना है कि ईजी क्या है, ये नहीं है कि आप किसमें सबसे ज़्यादा कंटेंट लिख सकते हैं। आपको ये भी देखना है कि ईजी के साथ आपके पास कंटेंट का डायमेंशन, जो सोचने की प्रक्रिया वो आप किस में ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं। ये देख के आपको क्वेश्चन को चूज़ करना है कि मुझे क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है। ये बात ध्यान रखें कि क्वेश्चन कौन सा लिखना है, ये पहला बाजी है आप जीतने का, कि क्वेश्चन कौन सा लिखना है, ठीक है। अब आप देखिए कि क्वेश्चन आपको मान लीजिए आपने पता कर ली, ये गलती मत कीजिएगा कि भैया मैंने ये दोनों पढ़ लिया, हाँ ये तो बड़ा इजी लग रहा है, चलो चलो लिख लेते हैं। नहीं 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 नहीं, पता चले कि इसके नीचे ये जो 2 क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन शायद आपको इन दोनों में से कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर आप और बहुत कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यानपूर्वक बिना स्ट्रेस के आपको वहाँ ध्यान देना है कि आपको चारों क्वेश्चन को पढ़ना है। कोई जल्दीबाजी नहीं है। क्वेश्चन ये नहीं कि बस पढ़ लिया और मैंने पेपर लिखना स्टार्ट कर दिया, नहीं।
कोई भी चीज़ आपको पहले पढ़ना है तो पहले आपको उसमें सोचना है कि ठीक है, 10 पहले 5 मिनट आप दीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर आपको जो है आपके आंसर शीट में ना पीछे कुछ रफ पेजेस मिलेंगे। उन पेजेस में ना कि आपको क्या क्या कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी कैसे कैसे करना है, ठीक है। पहले देख लेते हैं एक बार कि सिलेबस क्या है जल्दी से, उसके बाद में बताती हूँ कि आपको रफ वर्क कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी, और एक्चुअल लिखना क्या है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। अब देखिए सिलेबस में अगर देखा जाए तो सिलेबस है हमारा मोरल एंड फिलोसफिकल एसे। क्या है पहला? मोरल एंड फिलोसफिकल एसे। एक्चुअली मोरल वो मतलब हिंदी में अगर इसको मोरल को अगर मैं आपको बताऊं तो नैतिकता के बारे में बोलता है। मतलब ऐसी कोई ऐसा कोई टॉपिक जो नैतिकता पे बात कर रहा हो, ठीक है। फिलोसफिकल एसे, तो फिलोसफिकल एसे मेनली ये होता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, देखिए, योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू एंड माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। इसका ठीक है, अगर नहीं भी आपको समझ में आए तो कोई बात नहीं, पहले जो भी आपका ऐसे लिखा है ना उसको तोड़ तोड़ के पढ़िए कि क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए एक फिलोसफिकल बातें है, ये बोल रहा है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये आपकी सोच को दर्शाता है। अगर मान लीजिए कि मैं कहीं गई और मेरे से 5 लोग मिले तो पांचों ने मेरे बारे में एक अलग अलग थॉट प्रोसेस बनाया होगा। हाँ ये लड़की अच्छी है, नहीं नहीं ये लड़की बड़ी खड़ूस है, ठीक है, नहीं ये लड़की बहुत स्वीट है। तो ये एक होता है ना कि आदमी का कि किसी भी सामने वाले आदमी को हमें पॉजिटिव लेना या नेगेटिव लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी अगर सोच पॉजिटिव होगी तो आप हर आदमी को अपने से पॉजिटिव लीजिएगा, और अगर आपकी सोच अगर नेगेटिव होगी तो आप अपने से हर आदमी को नेगेटिव लीजिएगा। तो आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये आपके सोच को दर्शाता है। यही ये लाइन लिखा हुआ है, देखिए, योर परसेप्शन मतलब आपकी जो सोचने की है, जो आपने सोचा, योर परसेप्शन ऑफ मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, जो आप मेरे बारे में सोच रहे हो वो मेरे बारे में नहीं सोच रहे, वो आप अपनी सोच को दर्शा रहे हो, वो अपने आप को दर्शा रहे कि आप हैं क्या वो चीज। तो ये एक तरीका क्या क्या है, एक फिलोसफिकल ऐसे का एक एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, ठीक है। घबराइए नहीं, चीजों को आपको समझना है। आप बात समझिए, अभी आप एक दिन में सोचिएगा कि हम पूरा भर मन पेज लिख लेंगे भैया, तो ये नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो पहले आप समझिए, एक दिन में तो हम आईएएस का एग्ज़ाम लिखने नहीं गए हैं, पहले तो जन्म लिए हैं, धीरे धीरे क्रॉल किए हैं, उसके बाद चले हैं। तो वैसे ही पहले चीज़ों को समझिए, अगर आप समझने लगे तो आप एग्ज़ाम में आपको समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करनी है। तो ये आप इस चीज़ पे अभी ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक हाइपोथेटिकल ऐसे, इस वर्ड हाइपोथेटिकल का मैं एक मतलब बता रही हूँ। हाइपोथेटिकल का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि मैं गई मसूरी घूमने के लिए, ठीक है, और मसूरी घूमने के लिए भी मैं गई नहीं हूँ, अभी मैं रात में सो ही रही हूँ, ठीक है, और सवेरे मुझे जाना है, लेकिन मैं रात में सो के क्या सोच रही हूँ, हाँ अगर मैं चली गई गाड़ी से गई और मेरी गाड़ी अगर खाई में गिर गई तो, अभी गिरी भी नहीं हूँ, गई भी नहीं हूँ, घर में सो रही हूँ, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, सोच रही हूँ बैठ के, एक हाइपोथेटिकल सिनारियो में अपने दिमाग में क्रिएट कर रही हूँ। समझ में आया इसको? तो ये जो होता है इसको बोलते हैं कि एक हाइपोथेटिकल सोच। तो अगर इन ऐसे जैसे कोई केसेस पे अगर ऐसे आता है तो उसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल ऐसे। हाइपोथेटिकल मतलब जो चीज़ हुई नहीं है और हमने पहले से उसको सोच रहे हैं कि अरे ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर इस दुनिया में से सारी मधुमक्खी हट जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसे ये सारी चीज़ें, ये सारी क्या हाइपोथेटिकल बातें हैं। तो मतलब जो चीज़ है नहीं, हो नहीं रही है, लेकिन हम सोच रहे हैं, तो दैट इज हाइपोथेटिकल। ऐसे कुछ टॉपिक्स पे अगर आपको ऐसे आता है तो उसी को बोलते हैं हाइपोथेटिकल ऐसे, ठीक है। ऐसे रिलेटेड टू सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। तो कुछ ऐसे के टॉपिक्स होते हैं जो सोशल रिलेटेड हो। सोशल रिलेटेड आप बात कर सकते हो, जैसे कि वुमेन की इक्वालिटी को लेके एक सोशल टॉपिक है, ठीक है, या फिर चाइल्ड मोर्टालिटी पे लेके, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड्स पे लेके, गर्ल इन्फेंटिसाइड जो होता है, जो लड़कियों को पहले मार दिया जाता है, तो ये सारी के एक सोशल इशू है, ठीक है। इकोनॉमिक इशू पे जैसे कि आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया,
गया, नेचर से रिलेटेड कोई चीज़ आ गया, पॉल्यूशन वगैरह जो भी, सॉरी इकोनॉमिक नहीं, एनवायरमेंटल में आता है वो चीज़, सॉरी इकोनॉमिक में, कि ये हो गया कि जो भी आपकी इकोनॉमिकल जो कंडीशंस है कंट्री की, उसके ऊपर अगर कोई ऐसे आता है, कोई पॉलिटिकल चीज़ें पे आता है, कोई रिलीजियस चीज़ पे आता है, कि जैसे कि हमारा इंडिया जो है एक सेक्युलर कंट्री है, तो उस पर अगर अगर आपको आता है तो ये क्या हुआ कि आपको आपको बताना है, वहाँ पे दर्शाना है चीज़ें, समझ में। तो ये रिलीजियस चीज़ों पे अगर आने लग गया ऐसे, तो आपको लिखना है एडमिनिस्ट्रेटिव इशू पे कि हाँ ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें ठीक की जा सकती थी, प्रशासन को ये काम करना चाहिए था, सरकार को इस पे ध्यान देनी चाहिए। तो अगर इन सारी इश्यूज इस पे कुछ आते तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पे अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन आता है तो वो हम कहेंगे कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू पे ऐसे आए और उस पे आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। दूसरा क्या एक हो सकता है कि ऐसे रिलेटेड टू प्रॉब्लम सोल्यूशन एंड पॉसिबिलिटी ऑफ बिहार, तो बिहार के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उनके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं और उनकी पॉसिबिलिटी क्या है, कितने सही होने के, सॉल्यूशन का कितना सक्सेसफुल होने का मतलब रेट है, क्या सक्सेस का वो है, सिनेरियो क्या है, रेशियो क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है बिहार से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार में ये सारी प्रॉब्लम देखी जा रही हैं। जैसे बिहार में आपको बाढ़ का जो है, फ्लड का बहुत ज़्यादा केसेस आता है। तो इसमें क्या कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको पता हो तो जो बाढ़ होता है, या फिर हिंदी में बाढ़ ही बोलते हैं आई थिंक सो, या फिर इंग्लिश में उसको बोलते हैं बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। तो बैंक ऑफ रिवर, मैं गलत भी हो सकती हूँ हिंदी वाले चीज़ में, ठीक है। हाँ, तो जैसे ये बाढ़ जो हमारा आता है वो इस वजह से आता है कि जो ये नदी का किनारा है, इस पे जो मिट्टी, जो यहाँ पे सेडिमेंट्स रहते हैं, यहाँ जो मिट्टी ऐसे जमा हुई रहती है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, इसको इलीगली ये लोग यहाँ से निकालते हैं, इस सेडिमेंट को, बालू को। अब बालू को निकालते हैं तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ का जो पानी है ना, ये फिर अंदर आने लग जाता है, जहाँ पे लोग बसे हुए रहते हैं, जहाँ पे लोग गाँव रहता है, वहाँ पे ये पानी भर जाता है। क्योंकि यही जो बालू है, ये बालू का एक ढेर जो है, यही बालू का ढेर इसको यहाँ पे बचा रहा होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि लोग बालू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो सोल्यूशन क्या है कि सरकार ने इस पर रोक लगा दी है, लोग रोक लगानी चाहिए, हमेशा मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे सोल्यूशन में बता सकते। तो ये एक जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है। तो ऐसे आप जो है ना, देखिए जो भी आप ऐसे में लिखिएगा, जो भी आपने प्री में पढ़ा है, आपका प्री में जो भी पढ़ा हुआ चीज़ कोई खराब नहीं जाएगा, क्योंकि जितना भी आपने नॉलेज प्री में एक्वायर किया है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स हो, सरकार आपके लिए क्या क्या कर रही है, या फिर कुछ चेंजेस है जो सरकार कर रही है, या फिर कुछ इनिशिएटिव कुछ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ली गई है, तो ये सारी चीज़ें हम इनमें लिख सकते हैं और ये हमारे ऐसे को एक बहुत अच्छा एक पुश देगा, बहुत अच्छा पुश देगा, ठीक है। एक हो सकता है कि ऐसे रिलेटेड टू पॉपुलर प्रोवर्ब, सेइंग ऑफ बिहार, जैसे कि मुहावरे, ठीक है। मुहावरे, जैसे बिहार में जो मुहावरे होते हैं उनको उन पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 68 और 69 पे मैंने क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया, तो ये देखा कि हिंदी जो बिहार के जो मेनली बहुत मोस्ट फेमस कह सकते हैं प्रोवर्ब पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि भाई एक प्रोवर्ब दे दिया है और आपसे पूछा है कि इसको आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे क्वेश्चन आता है। बाकी अब मैं ये आपको बताती हूँ कि अब मेनली जो हमारा होता है कि हमें अब अटेम्प्ट कैसे करना है, इस पे अब हम बात करें तो इस पे अगर बात करेंगे तो पहला तो जो सबको पता है और ये हम आपको करवाएंगे, ठीक है। आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं, हम आपको ये चीज़ करवाएंगे कि PYQ का एनालिसिस, क्योंकि हमें ये समझ में आता है कि PYQ में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पे हमें समझ में आएगा कि जो क्वेश्चनर है, जो एग्जामिनर है, उसका अप्रोच कहाँ कहाँ है, वो उसकी सोच, वो कहाँ किस किस टॉपिक से उठा रहा है क्वेश्चन। तो ये चीज़ें हमें देखनी है, ठीक है। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई एक प्रॉब्लम है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर बोल देता है कि हमें नेचर को बचाना है, एनवायरनमेंट पे कोई एक ऐसे लिखना है हमको, ठीक है। एनवायरनमेंट पे ऐसे लिखना है, ठीक है। एनवायरनमेंट पे ऐसे लिखना है तो आप एनवायरनमेंट बेसिस पे तो लिख दिए कि पेड़ों को मत काटिए, ये मत करिए, वो मत करिए, ठीक है। लेकिन आपको ये भी लिखना है कि जितने भी हमारे जो एनिमल्स हैं वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। बाकी जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, हेल्थ डिज़ास्टर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपका अप्रोच जो होना चाहिए ना, वो हर एंगल से होना चाहिए। हर एंगल्स का मतलब है कि रीजनल लेवल पे क्या इफेक्ट हो रहा है,
नेशनल लेवल पे क्या इफेक्ट हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या इफेक्ट हो रहा है, लोकल लेवल पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो ये क्या है कि आपने इसका जो डायमेंशन है, इस टॉपिक का जो डायमेंशन है, इसको अलग जगह जगह बढ़ा दिया है, और जिसकी वजह से आपका जो आंसर, जो आपको कंटेंट होगा ना, वो ऑटोमेटिकली आपका कंटेंट, जैसे आप अपने सोचने की तरीका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच किएंगे, वैसे आपका सोचने का जो जरिया है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको क्या करना है, कभी भी आंसर में एक चीज मैं बता दूं कि मान लीजिए कि मैंने कोई एक टॉपिक पे, मान लीजिए कोई ये एक एनवायरनमेंट एक टॉपिक है, उस पर मैंने आपको बताया कि देखो ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है। आपको पता है कि हाँ, कि एनवायरनमेंट पे लिखेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि एनिमल्स इफेक्ट होते हैं, जो ह्यूमंस हैं उनके हेल्थ खराब होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। लेकिन आपको अपने मुद्दे से नहीं भटकना है, आपको सारे जो भी डायमेंशन है ना, उसको इसके तरफ केंद्रित करना है, इसके तरफ लेके आना है। सारा अटेंशन जो भी हमारा, जहाँ जो भी हम एग्जाम्पल लिखेंगे, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हमको उसको सेंटेंस को खींच के इसके ऊपर लेके आना है, मतलब वो इससे रिलेटेड होना चाहिए। तो ये इसी का मतलब लिखा है कि इंटीग्रेट द डायमेंशन। जितने भी डायमेंशन आपने लिखे उन सब का इंटीग्रेशन जो आपका मेन ऐसे का टॉपिक है उससे होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात ये है कि पॉजिटिव अप्रोच। आप वहाँ पे लड़ाई धक्का मुक्की नहीं करेंगे, मतलब धक्का मुक्की इन द सेंस सोच के प्रति कि नहीं ये काट दीजिए, मार दीजिए, ये सब नहीं करेंगे हम वहाँ पे। हमें पॉजिटिव अप्रोच रखना है। हमारे पेपर में जो हमारे पेपर चेक करेंगे वो हमारा पेपर देख के ही समझ जाएंगे, वो हम एक्चुअली हम वहाँ नहीं होंगे, हमारी जो लिखी हुई बातें हैं वही बताएंगे कि हम क्या सोचते हैं। तो ये चीज़ आपको वहाँ ध्यान रखना है कि आपको जो भी लिखना है वो आपको एक पॉजिटिव अप्रोच से लिखना है। हर चीज़ें आपको एक पॉजिटिविटी दिखाना है। अगर आपको कोई चीज़ क्रिटिसाइज करना है, किसी चीज़ की अगर आपको शिकायत भी करनी है, तो शिकायत इतनी अच्छी तरीके से, एक सभ्य तरीके से करनी है, और फिर उस क्रिटिसिज्म के बाद आपको उस चीज़ का आपको सल्यूशन भी बताना है कि हाँ ये भी सल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, देखिए पॉजिटिव अप्रोच में जैसे क्या होता है कि सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल द सेक्शन शुड बी प्रोटेक्टेड। जैसे कि जेंडर इक्वालिटी के मतलब ये नहीं कि मान लीजिए नहीं, अगर जो आदमी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि नहीं इसको काट दीजिए, इसको मार दीजिए, इसको फांसी पर चढ़ा दीजिए, तो ऐसा अप्रोच नहीं, एकदम एक्सट्रीम अप्रोच नहीं करना है पेपर में आपको। ठीक है, सारे सेक्शंस को आपको इक्वली आपको रेस्पेक्ट करके आपको चीज़ें लिखना है। कोई भी चीज़ आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाता है। मतलब गलत क्या हमें कह सकते हैं कि एक नेगेटिव इंप्रेशन देता है आपके पेपर को। या फिर जो होता है कि मान लीजिए कि माइनॉरिटी पे, कि जैसे कि हमारे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, तो अगर आप किसी रिलीजन में हैं तो आप दूसरे रिलीजन वाले को नहीं पसंद करते, तो वो आपके पेपर में झलक रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पेपर में आपको नहीं झलकाना है, नहीं दिखाना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पेपर पे ओवरऑल एक नेगेटिव इंप्रेशन बिल्कुल क्रिएट कर देगा। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे लिखा है कि नो यूज़ ऑफ एक्रोनिम। नो यूज़ ऑफ एक्रोनिम का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग, अब व्हाट्सएप की दुनिया है भाई, हर लोग मैसेज करते हैं फट से, तो सबको आदत है छोटे छोटे मतलब लिखने का। ठीक है, थैंक यू, ये वो, मतलब जो हर चीज़ आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो ये चीज़ें आपके पेपर में अच्छा नहीं लुक देगा, और ये चीज़ें यूज़ नहीं करना है। लुक क्या छोड़ दीजिए, ये करना ही नहीं है, ये बिकॉज गवर्नमेंट, ये नहीं, सारी चीज़ें पूरा लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, पूरा लिखने की कोशिश कीजिए। बिकॉज है तो पूरा बिकॉज लिखिए। अब ये नहीं कि आप थोड़ा लिख रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये काम नहीं कीजिएगा। अब आया ब्रेन स्टॉर्मिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी ऐसे को अटेम्प्ट करने से पहले आपको एक रफ वर्क पे काम करना है कि मैंने कैसे कैसे अटेम्प्ट लेना है, मैंने क्या लिखना है पहले, बाद में क्या लिखना है, कंक्लूजन क्या लिखना है। तो मेरे को अपना एक अप्रोच, एक माइंड सेट एक पहले एक पेपर में क्रिएट करना है। ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो भैया कुछ नहीं है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ गुड कोटेशंस ऑफ स्टोरीज, पोएम, डाटा, इंडेक्स। मतलब ये क्या है कि आप अपने जो भी इससे आप लिखेंगे उनमें आप अच्छे अच्छे कोटेशन डाल सकते हैं। कोई स्टोरी है, देखिए आपको कोई स्टोरी याद करने की ज़रूरत नहीं। अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्टोरी है जो आपने कहीं देखी हो, चाहे सुनी हो, या आपके द्वारा कहीं घटित हुई वो कहानी, तो आप एक काम कीजिएगा, उस चीज़ को ज़्यादा बड़े में नहीं, छोटे चीज़ में लिख के और उसको वापस से ऐसे के डायरेक्शन में उसको मोड़ के उसको कोरिलेट करवा दीजिएगा। मैं आगे बताऊंगी ये चीज़ें, लगे बने रहिए आप इस लेक्चर में। मैं आगे अभी जस्ट बताऊंगी कि कैसे फर्स्ट पैराग्राफ की चीज़ों को कैसे सेकंड में कोरिलेट करते हैं, और सेकंड की चीज़ों कैसे कोरिलेट करते करते तक हम कंक्लूजन पे पहुंचते, ताकि एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। ठीक है, वो सब अभी मैं जस्ट आगे बता रही हूँ। कोई छोटा पोएम है आपको याद है, कोई मुहावरे आपको याद है, वो भी आप लिख सकते हैं। कोई डाटा है जो आपने प्रीलिम्स के टाइम में इतने सारे डाटा याद किए, तो वो कब काम आएंगे, तो वो अब आपको काम आएंगे। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी पे काम
काम आती है, या इकोनॉमिक चीज़ें पे कि हमें इंडिया का इकोनॉमी कैसे बढ़ाना है, तो जितना भी जीडीपी ग्रोथ रेट है वो सब हम यहाँ पे चीज़ें लिख सकते हैं। तो ऐसे डाटा का इंक्लूजन हम कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, तो ये सारे डाटा जो है, ये सारे इंडेक्स के डाटा जो है हम इंक्लूड कर सकते हैं और करना भी चाहिए। जिससे क्या होगा कि जो हमारे पेपर चेक करेंगे उन्हें ये समझ में आएगा कि इस बच्चे को लिखने के साथ इसके पास जो सोच का डायमेंशन है वो बहुत ज़्यादा है, नॉलेज इसके पास बहुत अच्छा है, ये चीज़ों को बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर सकता है। तो यही तो हमें पेपर में दिखाना है, और क्या ही दिखाना है, समझ में आई। अब देखिए राइटिंग स्किल एंड प्रेजेंटेशन, अब पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इस पे आ गए बात हम। अब स्टार्ट होता है एक्चुअल गेम, ठीक है। देखिए लैंग्वेज शुड बी लेजिट, ऐसा नहीं कि एकदम हाई फाई इंग्लिश लिखना है, इस कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल साधारण इंग्लिश लिखिए, बहुत काम चलेगा, एकदम काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। एक पेज में 2 से 3 पैराग्राफ होना चाहिए एंड शुड बी कनेक्टेड। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक ऐसे का आपका पेपर बना देती हूँ, ठीक है। मैंने किसी चीज़ पे टॉपिक पे लिखा, और इस टॉपिक पे मान लीजिए, एक मिनट, ये थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लूँ, ठीक है। इस टॉपिक पे मैंने क्या किया, अपना यहाँ जो है इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है, इंट्रोडक्शन कह रही हूँ, टॉपिक लिखा, ठीक है, टॉपिक लिख दिया। अब जब मैंने टॉपिक लिख दिया तो इसमें आपको ये देखना है कि लैंग्वेज मतलब इंग्लिश, मान लीजिए मेरा लैंग्वेज है, ठीक है। तो एकदम हाई फाई इंग्लिश नहीं लिखना है भाई, नॉर्मल इंग्लिश लिखिए, जो आप नॉर्मल बोलते हैं लिखते हैं वैसे इंग्लिश, कोई एकदम बड़ा बड़ा वर्ड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक जो पेज है, मान लीजिए कि ये एक प्रॉपर एक पूरा पेज है, इस पेज में आपका दो देखिए, रुकिए, ये 1, ये 2 और ये 3 पैराग्राफ में, 2 या 3 पैराग्राफ में आपका एक ऐसे होना चाहिए, ठीक है। 2 या 3 पैराग्राफ में, या तो 2 भी हो सकता है या तो 3 भी हो सकता है, लेकिन आपको मेक श्योर करना है कि जो आप यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए या मैं यहाँ पे लिख दूँ कि आम एक फल है, ठीक है, आम एक फल है, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूँ कि इमली बहुत खट्टी है। अरे भाई, आम ही के बारे में आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, मेरी बात समझ में आई। तो आप लिखिए फिर यहाँ पे कि आम जो है वो बीज से उगाया जाता है, ठीक है। मतलब आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ में जो भी आपने लिखा है उसका आपका कनेक्शन सेकंड पैराग्राफ में दिखना चाहिए, एक फ्लो दिखना चाहिए, समझ में आई। और सेकंड पैराग्राफ की चीज़ें थर्ड में लिखनी चाहिए, फ्लो दिखना चाहिए। तो ये आप मेक श्योर करिएगा, ठीक है। अब आता है, देखिए पैराग्राफ शुड कंटेन एग्जाम्पल, केस स्टडी, डाटा भी मैंने बता दिया आपको भर। इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी अंडरलाइन, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मान लीजिए आपने कहीं बीच में लिखा और कहीं मुहावरे आपने लिख दिए, कोई आपको याद आया तो उसको आप अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि मान लीजिए अगर पूरे पैराग्राफ को भी अगर कोई नहीं भी पढ़ रहा है तो आप ऐसी चीज़ को अंडरलाइन कीजिए जिसको देख के एग्जामिनर समझ में आ गया, हाँ कुछ तो बात है, सही कुछ चीज़ें लिखा है, सही बात है, अच्छा चीज़ लिखा है, तो उसको अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए आपने कोई डाटा लिखा है उसको ज़रूर अंडरलाइन कीजिए, ठीक है। या फिर अगर मान लीजिए आपने कोई चीज़ लिखा है और आपने किसी पैराग्राफ के बीच में ही लिख दिया कि विवेकानंद ने ये कहा था, या फिर एज सेड बाय विवेकानंदा, तो ये सारी चीज़ें ना आपको अंडरलाइन करनी है, जो भी आपको लिखनी है वो आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है। नाउ फिलोसफिकल स्टेटमेंट ऑफ थिंकर्स एंड ग्रेट पर्सन शुड बी इंक्लूडेड, जैसे विवेकानंद ने क्या, उनकी क्या बातें हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, गांधी जी का क्या है, कबीर जी का क्या है, तो ये सारे आप कबीर के दोहे लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई अगर हार्ड वर्क पे बात हो रही है, अगर हार्ड वर्क पे आपको ऐसे लिखना तो आप लिख सकते हैं, रसरी आवत जाते, सिर पर परत निशान, ये सारे जो इनके मुहावरे हैं ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ यूज़ ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एंड करंट अफेयर्स, आपने जितने भी करंट अफेयर्स अपने सर ने आपको पढ़ाया है या आप खुद भी पढ़े हैं, जो प्रीलिम्स के टाइम में, वो सारे करंट अफेयर को आपको यूज़ करना है यहाँ पे। उसके डाटा को आपने जितना बैठ के रट के रात दिन एक बराबर करके पढ़ा है उसको आपको डाटा यहाँ पे यूज़ करना है, गवर्नमेंट की स्कीम्स को यूज़ करना है, ठीक है। और पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। अभी मैंने बताया अगर आपको कोई चीज़, अगर आपको किसी चीज़ से शिकायत है तो आपको उसको पॉजिटिवली वहाँ पे बताना है, लिखना है अच्छे तरीके से। और जब आपने कोई चीज़ शिकायत कर दी तो आप, अगर आपने शिकायत करी तो आपको होना चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो आपको जो इसका सल्यूशन है, इसका जो रिफॉर्म है, जो इसका अप्रोच है, वो आपको भी एक पॉजिटिव दायरे में ही बताना होगा। तो अगर ये देखिए, ये मैंने एक AI पे ऐसे लिखा है, वो जस्ट अभी मैं बताऊंगी। जितना भी चीज़ें मैंने अभी यहाँ पे आपको ऊपर समझाया कि यहाँ पे कैसे लिखना है, नहीं लिखना है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ की हुई है, मैं अभी आपको बताती हूँ। एक बार बस मैं 68 और 69 का आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दूँ। देखिए 68 में, अगर वैसे आप सबने देखा होगा लेकिन तभी मैं एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, फॉरेस्ट क्रिएट इट्स ओन ट्री, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स। ये एक फिलोसफिकल बात है। देखो क्या बोल रहा है कि फॉरेस्ट अपना
जो पेड़ है वो फॉरेस्ट खुद बनाता है, वो इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करता है कि कोई उस पर सीड फेंकेगा तब वो वहाँ पे पेड़ जमाएगा, ये सब चीज़ पे वो वेट नहीं करता। तो फिलोसफिकल बातें हैं, और इस चीज़ पे ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट है और इस पर आपको लिखना है। पहले जो भी स्टेटमेंट है उसको आप सोचिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब ये नहीं कह रहा कि अब आप पेड़ लगाने पर बात करने लगी, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ये बोल कुछ रहा है लेकिन ये समझाना कुछ और चाहता है। तो इस चीज़ पे हमें काम करना है। समझ में आपको बात? देखिए, लिटरेचर इज़ नॉट ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मोरल एंड सोशल एक्टिविटी। बोलने का मतलब ये है कि लिटरेचर जो है सिर्फ नॉलेज का ही गेम नहीं है, मोरल और सोशल एक्टिविटी के द्वारा भी हम जो है हम नॉलेज ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बुक पढ़ के ही हमें नॉलेज मिले, नहीं, मोरली सोशली लोगों से मिल के भी, उनके बातों को जान के, उनकी बातों को सुन के भी हम चीज़ें लिख सकते। तो ये सारे आपको क्वेश्चन पूछे गए। अगर देखिए एक प्रोवर्ब पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट है ना, देखिए पानी में, तो यहाँ देखिएगा कि कुछ मुहावरे पे आपको क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। धर्म के बिना विज्ञान नांगर छै, विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छै। तो ठीक है, तो ये जैसे मुहावरे, इन मुहावरे पे आपको क्वेश्चन दिया गया और इस पे आपको लिखना है। जैसे 69 बीपीएससी में कुछ क्वेश्चन पूछे, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ब्लैक मनी इकोनॉमी इज़ द मेन कॉज ऑफ क्राइम एंड करप्शन। मैंने बोला था कि सिलेबस में ये दिया है कि कुछ आपके इकोनॉमिक इशूज़ पे, ठीक है, पॉलिटिकल इशूज़ पे, इन सारे इशूज़ पे भी क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए एक इकोनॉमिक इशू का एक कार्य है और पॉलिटिकल इशू में भी करप्शन भी आ गया, तो पॉलिटिकल इशू का भी एक क्वेश्चन आपको मिला के दिया है। तो इन सारी चीज़ों पे आपको लिखना है। तो आज हम जो मेन जो हमारा मुद्दा है वो है कि हम एक आपको ऐसे समझाएं कि कैसे लिखना है, तो उस पे हम चलिए बात करते हैं। तो यहाँ जो आप टॉपिक देखिएगा, ये टॉपिक है राइज ऑफ एआई, द थ्रेट ऑफ जॉबलेस फ्यूचर और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्रू रीस्किलिंग और अपस्किलिंग। तो इसका मतलब ये होता है कि राइज ऑफ एआई, तो यहाँ एआई जो है उसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ठीक है। उसका क्या मतलब है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। मतलब ये बोल रहा है कि एआई के बढ़ने के वजह से जो जॉबलेस फ्यूचर है, मतलब जो फ्यूचर जो है वो जॉबलेस होने वाला है, जिसको जॉब हटाने वाला ये एआई है। एआई क्या कर रहा है? जॉब ही तो हटा रहा है, लेकिन और बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्या या ये जॉब हटा रहा है कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कैसे देगा ये अच्छा अपॉर्चुनिटी? आप अपने स्किल को रीस्किल करिए या फिर अपने स्किल को अप स्किलिंग करिए उसके थ्रू। तो ये आपको एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट पे आपको लिखना है। तो आप, ठीक है, कोई ज़्यादा नहीं सोचना है, आप इस पे ये सोचिए कि ये मेनली कहाँ कहाँ इसका मेन चीज़ें क्या क्या है, ठीक है। पहले तो ये राइज ऑफ एआई के बारे में बात कर रहा है, ये ध्यान देना है कि इस पूरे स्टेटमेंट में क्या इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे अपना सोचने का दायरा किस किस टॉपिक पे लगाना है। पहले कि ये थ्रेट की बात कर रहा है, मतलब किस, ये एआई का डिसएडवांटेज के बारे में भी बात कर रहा है। थ्रेट मतलब डर, है ना। क्या डर है? कि जॉबलेस फ्यूचर है, मतलब मुझे एआई बढ़ रहा है तो जॉब नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब एक तरीके का डर दिखा रहा है यहाँ पे। या फिर ये एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, या फिर ये हमें जॉब देगा। कैसे देगा? रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग, मतलब हमें अपने स्किल्स को अच्छा करना पड़ेगा। तो डायमेंशन जो आपका होना चाहिए कि वो क्या होना चाहिए कि एआई का थ्रेट और अपने स्किल को रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग, मतलब इसमें आपको एआई का एडवांटेज भी बताना है प्लस डिसएडवांटेज भी बताना है। समझ में आई मेरी बात? अब देखिए मैंने एक कोट लिखा है, ठीक है। अब यही कोट क्यों लिखा है आप ये समझिए। यहाँ पे एक डर का बात किया है, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एआई बढ़ गया तो आपको शायद फ्यूचर में जॉब नहीं मिल सकता है, या फिर आपको मिल भी सकता है लेकिन आपको उसके लिए अपना स्किल्स को और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये चीज़ बोल रहा है, राइट। तो मैंने यहाँ पे एक कोट लिखा है, द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एआई आर ह्यूज, सो आर द डेंजर। तो यहाँ पे मैंने ये बोला है कि जो हमारा पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ एआई आर ह्यूज, जो बेनिफिट है, जो लाभ है हमारा एआई से वो बहुत बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खतरा भी है। तो मेरा जो ये था, क्या कहते हैं कि जो स्टेटमेंट था, जो क्वेश्चन था, वो कैसा था? वो कहीं ना कहीं एक डर और एक अच्छी चीज़ पे भी बात कर रहा है। तो मेरा उसी से रिलेटेड ये, अगर उससे नहीं भी रिलेटेड तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। समझ में? अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने लिखा है। अगर आपको याद आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो याद आता है वहाँ से, एआई मतलब क्या आता है आपको? चैट जीपीटी याद आता है, ठीक है, या क्या आता है? हे सिरी प्लीज़ स्विच ऑन द म्यूज़िक, ठीक है, ठीक है।
तो ये जो है ना, हे सीरी प्लीज स्विच ऑन द म्यूजिक, तो ये स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं, आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, आप कहीं ना कहीं स्टेटमेंट लिख के आप क्या कर रहे हैं, जो आप एग्जामिनर हैं वो उसका आप अटेंशन अपने पेपर की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने आपको कोट तो लिख दिया, अब आगे क्या लिखा है देखिए, द अबव कोट ड्रॉज द अटेंशन अबाउट, देखिए मैंने कोट लिखा है लेकिन मैंने क्या बोला कि हर चीज़ की एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, आपके पेपर में एक फ्लो होना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा है, अबव कोट मतलब ये जो अबव कोट है, ऊपर वाला कोट, ड्रॉज द अटेंशन अबाउट द फेसेस ऑफ एआई, मतलब ये जो है ये क्या बता रहा है कि जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो चेहरे होते हैं, वैसे इस एआई के भी दो चेहरे, फेसेस ऑफ एआई, दैट द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू इट, जो इन वर्ल्ड अभी इस चीज़ से जा रहा है। टुडे एआई इज वॉकिंग विद द पीपल लाइक अ ब्लैंकेट फ्रॉम सेइंग, आज की डेट में जो एआई है वो लोगों के साथ एक चादर जैसी घूम रही है, जैसे कि कहाँ से कैसे घूम रही है, जैसे कि बोलता है हे सिरी स्विच ऑन लाइट टू रिसीविंग थाउजेंड्स ऑन पेटीएम, ऑल दिस आर ड्रिवन बाय एआई प्रोसेस। मतलब हमने यहाँ पे क्या दे दिया, देखिए एक ऐसी चीज़ें लिख दी जो अटेंशन भैया लेके ही आएगा एग्जामिनर का हमारे पेपर पे। तो ये चीज़ें देखिए ये थोड़ी डिफरेंट है, तो मैंने इसको क्या किया देखिए अंडरलाइन किया। तो याद रखिए जो भी इंपॉर्टेंट है या जो भी आपको लग रहा है कि आपने एक थोड़ा हट के लिखा है उसको आप बिल्कुल अंडरलाइन कीजिए। ठीक है, विद द असेंडिंग इंक्रीज ऑफ एआई इन वेरियस फील्ड। ठीक, अभी आप मेरी एक बात समझिए, यहाँ पे आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, इसका एडवांटेज बताया है, देखिए क्या बताया कि इसका यूसेज बहुत हो रहा है कि हम हे सीरी स्विच ऑन द लाइट, ठीक है, या फिर जो जिनके पास आईफोन होता है ना वो सीरी के साथ रात में बात करते हैं, हे सीरी डू यू लव मी, तो बोलता है डोंट यू फील दैट सो रूड, ऐसे करके बोलती है। तो बोलने का ये मतलब है कि आप आज के डेट में जो इस एआई वो कितना ज़्यादा फैल गया, तो आपको आपके इधर गिधर ही सारी चीज़ें हैं, उसको आपको कैसे कोरिलेट करना है इस पर आपको ध्यान देना है। अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या बताया कि रिसीविंग थाउजेंड्स ऑन पेटीएम, और ये सारी चीज़ें एआई के थ्रू ही चल रही है। तो मैंने यहाँ पे एआई का अच्छा चीज़ बताया, मतलब एडवांटेज बताया, देखिए उसी को मैंने यहाँ पे बढ़ाया है। विथ एन असेंडिंग इंक्रीज ऑफ एआई इन वेरियस फील्ड हैज़ नाउ बीन द टॉप ऑफ डिबेट अबाउट द फ्यूचर एआई एंड इट्स स्ट्रगल विद द ह्यूमन इंटेलिजेंस, मशीन वर्सेज ह्यूमन आर ट्रेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने उसकी बड़ाई की, और बड़ाई की तो बड़ाई करके क्या बोल रहे हैं कि देखिए कितना ज़्यादा फैल गया, मतलब कितना ज़्यादा एआई आगे बढ़ गया, यही उसके बढ़ाने की बात यहाँ पे मैंने कर दी दूसरे सेंटेंस में ही। तो ये जो आपकी कंटिन्यूटी है ना पेपर में, ये आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए इस कंटिन्यूटी के बाद मैंने तुरंत सेंटेंस का मोड किस तरफ बदल दिया, उसके स्ट्रगल के बस कि लोग अब एआई को ह्यूमन से स्ट्रगल कर रहे हैं कि अगर एआई आ गया तो ह्यूमन का क्या होगा। तो देखिए एआई इट स्ट्रगल्स विद द ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ उसका स्ट्रगल हो गया, मतलब मशीन वर्सेस ह्यूमन पे आप आज के डेट में डिबेट चल रहा है, और ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक है। ठीक है, अब बता दिया मैंने, ये सब बता दिया। अब देखिए ये एक पेज है, एक मिनट थोड़ा मिनिमाइज कीजिए, देखिए ये एक पेज है, इस पेज में एक ये पैराग्राफ हुआ, एक ये पैराग्राफ हुआ, तो मिनिमम दो। लेकिन अगर इस पेज पे देखिएगा तो देखिए एक ये पैराग्राफ, एक ये पैराग्राफ, एक ये पैराग्राफ, मतलब एक पेज पे कितने पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, तो 2 या 3 पैराग्राफ आपके होने चाहिए। ठीक है, व्हाट इज एआई, आपको ये बात याद रखना है कि आपको पेपर में खुद क्वेश्चन पूछना है, जो टॉपिक का है खुद आपको क्वेश्चन पूछना है, और खुद क्वेश्चन पूछ के उस क्वेश्चन के ज़रिए आपको आंसर करते हुए उसके बारे में आपको बताना है, जिससे कि क्या होगा, क्वेश्चन आएगा तो जो अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे में तो वो आपके पेपर को कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है, और पढ़ने वाले के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग बताता है। अच्छा ऐसे बोल रहा है, अच्छा ये क्या बोल रहा है अब, ठीक है ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए एआई इन सिंपल टर्म, अब मैंने छोटा सा एक डेफिनेशन लिख दिया, कोई बड़ी डेफिनेशन याद करके आपको नहीं जानी, एआई क्या सिंपल भाषा में जो है वही बताया है। एआई इन सिंपल टर्म इज द साइंस ऑफ मेकिंग मशीन दैट कैन थिंक लाइक ह्यूमन, एक ऐसी मशीन जो लोग जैसा, इंसानों जैसा सोच सके, थिंक लाइक ह्यूमन। ठीक है, एआई इज एवरीवेयर, फ्रॉम ब्लूटूथ टू फोन, फोन टू लैपटॉप, लैपटॉप टू कार्स एंड कार्स टू रोबोट्स। ठीक है, तो किसके बारे में बात किया है, रोबोट। ये रोबोट को आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, इस रोबोट को कैसे मैं अभी पलट के
दूसरे एस्पेक्ट में लेके जाऊंगी, यही मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं आपको एक लेक्चर में कुछ नहीं समझा रही हूँ, बस ये समझा रही हूँ कि आपको अपना सोच कैसे बढ़ाना है, कैसे डायमेंशन बढ़ाना है। मैं ये नहीं बताऊंगी ऐसे ऐसे लिख जाइए, ऐसे ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे ऐसे ये कर लीजिएगा, जो मैंने थोड़ी देर पहले, ये सब कोई बताते हैं, लेकिन फिर उनमें और हमारे में क्या फ़र्क है, ये आज मैं आपको खुद ब खुद फील हो जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। AI कैपेबिलिटी इज़ ट्रूली फैसिनेटिंग एंड सरप्राइजिंगली अंडरस्टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, फ्यूचर रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट फ्यूचर जॉब्स। इस लाइन को ध्यान से पढ़िए, आपको समझ में आए। फ्यूचर रेजिंग क्वेश्चन अबाउट फ्यूचर जॉब, मतलब हमारा जो फ्यूचर है वही क्वेश्चन रेज कर रहा है हमारे फ्यूचर जॉब के लिए, मतलब हमारा भविष्य क्वेश्चन उठा रहा है कि फ्यूचर जॉब के लिए वो खुद क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, अब मुझे जो है वो इस मुद्दे पे बात करना है इस पूरे पैराग्राफ में कि कहीं ना कहीं ये AI जो है वो हमारे जॉब्स को ले रहा है, इसी पे बात करना है कि नहीं करना है, समझ में। तो अब देखिए इस चीज़ को मैंने कैसे लिखा है, वेदर AI वुड क्रिएट फ्यूचर जॉब और विल इट रेंडर अस जॉबलेस, ऑल दिस क्वेरी समवेयर और द अदर मेक अस टू नॉक आवर हेड। अब देखिए हम डोर नॉक करते हैं, इसमें एक बहुत अच्छा ट्रिक आपको सिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए हम लोग डोर नॉक करते हैं, डोर नॉक करने का मतलब क्या होता है, खटखटाना। तो दरवाजा खटखटा के हम क्या कर रहे हैं, अंदर झांक रहे हैं कि नहीं झांक रहे हैं, दरवाजा खटखटा है क्या, देखने के लिए अंदर क्या है। वैसे ही देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो आप लोग डेली यूज करते हैं, ये पता है आर्ट ऑफ राइटिंग है, ये आर्ट है, एक तरीके का लिखने की आर्ट है कि आप जो अपने डेली जो काम करते हैं ना, उन डेली वर्ड्स को आप कैसे सेंटेंसेस में घुसाते हैं ना, इस चीज़ की आप प्रैक्टिस कीजिए। कभी बैठे रहते हैं ना, छोटे से टॉपिक पे आप लिखिए और उसमें ऐसा कुछ वर्ड्स घुसाइए जो कि आप नॉर्मल डेली यूज में यूज़ करते हैं। मेरी बात समझ में आए। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि मुझे एक आदमी से मिल के मैंने आदमी से मिला और उस आदमी ने मुझे बहुत इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, उसकी इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, मतलब वो काफ़ी प्रभावित किया उसने मुझे। लेकिन इस इन्फ्लुएंसिंग कैपेसिटी को एक वर्ड जो सबको पता होगा, हम लिखते हैं ना कि ब्रेन वॉश किया। लेकिन वॉश मतलब क्या होता है, आपको सबको पता है, धोना। मतलब हमारे ब्रेन को उसने धोया, उसने अब अपनी बातें हमारे ब्रेन में ऐसे फिट कर दी, ठीक है, ब्रेन वॉश किया। तो ये जो वर्ड है देखिए, ये बहुत सिंपल सा वर्ड है, लेकिन इस वर्ड को अगर आप अभी कोई भी सेंटेंस में डालेंगे ना, किसी भी सेंटेंस में डालेगा, तो ये एक अलग सेंटेंस की मतलब उसकी ब्यूटी बढ़ा देती है और उसको खूबसूरत कर देता है, ठीक है। और पढ़ने वाले के भी अच्छा है, वाह बहुत अच्छा है, ठीक है। तो कुछ अच्छा नहीं होता वहाँ पे, ये लोग क्या करते हैं कि जो नॉर्मल सी बातें हैं उनको ये यूज़ करते हैं, और वही मैंने यूज़ किया है। नॉक को, कोई नॉक मतलब क्या, नॉक का कोई काम ही नहीं था, दरवाजा थोड़ी ना खटखटा रहे। लेकिन मैंने यहाँ पे ये बताया है कि ये जो क्वेश्चन है कि क्या AI हमारे फ्यूचर के जॉब्स बनाएगा या फिर हम लोग को जॉबलेस कर देगा, ये सारी जो भी क्वेरीज मतलब क्वेश्चन, ये सारी जो भी क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं दिन रात हमारे दिमाग में जैसे एक खटखटाती है। जैसे एक दिमाग हर दिन एक क्वेश्चन दिमाग में होता है कि क्या 70वीं BPSC वापस होगा कि नहीं होगा। दिमाग कितने भी हंसी मजाक, चाय पी लो, पकौड़े खा लो, लेकिन दिमाग के किसी कोने में ज़रूर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या एग्ज़ाम होगा इस बार, क्या होगा। तो वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में खटखटाती है डेली वो बातें। तो वही चीज़ें ये मैंने अपने एक सेंटेंस में लेके ये आपको दर्शाया है कि क्या मेक अस टू नॉक, क्या आपको नॉक, ये हमें नॉक करती है, हमारे दिमाग में नॉक करती है इन आवर हेड, एंड थिंक अबाउट डिफरेंट स्कोप एंड टाइप ऑफ फ्यूचर जॉब्स बाय अपस्किलिंग एंड रिस्किलिंग। और हमें हमारे दिमाग में नॉक करके हमें ये बताती है कि अगर AI से जो भी हमें जॉब लेना है वो हमें कैसे करना है, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के द्वारा। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या ये अपस्किलिंग रीस्किलिंग हमारे क्वेश्चन में था? तो बोलिएगा बिल्कुल हाँ था कि नहीं। अब इस अपस्किलिंग को मैंने एंड किया। अब देखिए जो सेकंड पैराग्राफ इसमें यूज़ किया, ये देखिए स्टार्ट किया, तो ये अब नहीं लगेगा कि ये टॉपिक एक अलग, आपने किसी एक अलग पैटर्न पे बात किया और ये आपने एक अलग पैटर्न पे बात की, बिल्कुल नहीं लगेगा। ये आपको बिल्कुल लगेगा यहाँ पे कनेक्टिविटी आपको दिख रही होगी, ठीक है। अब देखिए अपस्किलिंग रीस्किलिंग मैंने पूछ दिया, मैंने खुद क्वेश्चन पूछा और खुद इसकी मैं आंसर लिखूंगी। अपस्किलिंग कैन बी रेफर टू एज अपग्रेडिंग स्किल इन प्रेजेंट जॉब, मतलब जो भी आप जॉब कर रहे हो उसमें आप अपनी स्किल को बढ़ा रहे या फिर नए स्किल सीख रहे हैं, न्यू स्किल को सीखना क्या बोलते हैं, अपस्किलिंग। एंड रीस्किलिंग मतलब क्या होता है, रीस्किलिंग, कवर तो पहले से थे,
हम पहले से ठीक थे, हम रिकवर हो रहे हैं किसी चीज़ से, किसी बीमारी से रिकवर हो रहे हैं। रिकवर मतलब क्या हो रहा है, हम कवर तो पहले से मतलब ठीक तो हम पहले से थे, अब वापस से ठीक हो रहे हैं। तो ये चीज़ रीस्किलिंग, मतलब स्किल तो आपके पास पहले से था लेकिन इतना अच्छा नहीं था, बस उसको हम अब क्या कर रहे हैं, रीस्किलिंग कर रहे हैं। मतलब अपने अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्किल को डेवलप कर रहे हैं। समझ में मेरी आई बात। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एंड टू बी रेडी फॉर फ्यूचर जॉब्स while reskilling can be understood as developing skill in unemployed youth to grab better job opportunity। grab मतलब क्या होता है पता है, लेना, ठीक है, लेना, grab better job opportunity in future through skilling up with content making, research etc। तो हम अपनी रिस्किलिंग कैसे कर सकती है, कंटेंट मेकिंग से, रिसर्च करके, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखिए अभी अभी आप मेरे को इस पैराग्राफ का अगर जिस्ट बताएंगे तो आप खुद बोलेंगे कि हाँ मैम आपने तो इसमें कहीं ना कहीं ये बोला है कि हमें स्किल बढ़ाना है, ठीक है। और स्किल क्यों बढ़ाना है, तो क्योंकि एआई हमारे जॉब पे खतरा जैसा काम कर रहा है। मतलब डिबेट इज ऑन, अभी भी मुद्दा जारी है। तो देखिए इस चीज़ को मुझे समझ में नहीं आ रहा था यार, मैं इसको कनेक्ट कैसे करूँ। तो मैंने क्या किया कि कनेक्टिविटी अगर नहीं समझ में आ रही तो ऐसे लिख दिया कि वेल द डिबेट इज स्टिल ऑन दैट, ठीक है। अगर आप रिस्किलिंग की बात कर, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या बात करूं, तो मैंने एक ऐसा स्टेटमेंट ही ऐसा दे दिया ना कि वो दिखा रहा है कि हाँ ये अभी भी कनेक्टिविटी, जो कि मैं अब मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कनेक्ट कैसे रहूं, लेकिन मैंने अपने बातों से दिखा दी कि वेल एक्सक्लेमेटरी मार्क है, ठीक है। द डिबेट इज स्टिल ऑन दैट, इज एआई रिप्लेसिंग ह्यूमन। The widespread adoption of AI has promised to create new jobs to make worker more productive, but these changes come up with a cost। अब देखिए यहाँ पे इस पूरे सेंटेंस का ये मतलब है कि जो भी हमारा एआई आज के डेट में इतना ज़्यादा जॉब, मतलब जो भी वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ एआई, जो भी हम जितना ज़्यादा अब एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रॉमिस तो करता है कि न्यू जॉब क्रिएट करेगा, जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनकी काम करने की क्षमता को और बढ़ाएगा। लेकिन उन सारी चीज़ के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट। तो कॉस्ट मतलब क्या, पैसा। समझ में आया, कॉस्ट मतलब क्या, पैसा। तो कुछ खर्चे वाली बात की है मैंने। अब इसको देखिए कैसे कनेक्ट किया, द एडवेंट ऑफ ड्राइवरलेस कार्स डायरेक्टली पोजेस अ थ्रेट ऑन ड्राइवर्स। द टैक्सी ड्राइवर्स, द रिक्शा पुलर्स आर टुडे कंसर्न्ड अबाउट देयर सर्वाइवल एंड इनकम। समझ में, कनेक्टिविटी समझिए। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जो लिख रही हूँ वो आप एक दिन में कोई नहीं कुछ करता, लेकिन अगर आपने इस लेक्चर के द्वारा अगर आप एटलीस्ट इतना समझ गए कि आपको करना क्या है, अप्रोच कैसे करना है ना, तो आपके 50% आपकी जीत आपके हाथ में आ गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पैसे की बात, कुछ कॉस्ट की बात की, तो कॉस्ट किस चीज़ में लगता है, जो आप अगर देखेंगे अब्रॉड में जो आजकल गाड़ियाँ चलती हैं, दुबई यूएसए में ड्राइवरलेस हैं, ऐसी गाड़ियाँ चलती हैं जिसमें ड्राइवर नहीं होती है, वो एआई रेगुलेटेड होती है, ठीक है। तो अच्छा मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट लगेगा मतलब ड्राइवरलेस कार की बात की है। तो अगर ऐसी टेक्नोलॉजी, तो उसको टेक्नोलॉजी बनाने के लिए भी तो लोग चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन अभी इस सेंटेंस में मैंने ये बोला है कि ये जो ड्राइवरलेस कार है, इनके वजह से ना जो ये ड्राइवर लोग की नौकरी है, टैक्सी ड्राइवर है, रिक्शा पुलर है, इनकी नौकरी चली जाएगी। दिखाना है आपको, थोड़ा थोड़ा भी दिखाना है कि क्वेश्चन बोल रहा है, थ्रेट भी आपको बताना, उसका डेंजर बताना है कि जॉबलेस ले रहा है। लेकिन आप देखिएगा मैंने कितनी समझदारी और चालाकी से इस ड्राइवरलेस कार के, अभी मैं बोल रही हूँ ना कि ड्राइवर की जॉब खतरे में है, और तुरंत आपको दूसरे सेंटेंस में मैं कह दूंगी कि ड्राइवर ये एक तरीके की अच्छा भी चीज़ है। कैसे मैं बोल दूंगी वहाँ पे कि अगर इतना टेक्नोलॉजी का ड्राइवरलेस कार मैं बना रही हूँ तो भैया टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए, उतना इसका मेंटेनेंस भी तो चाहिए, उसके लिए भी तो लोग चाहिए। तो ये लोग एम्प्लॉयड होंगे कि नहीं होंगे। तो आपको यही करना है, अगर आपको कोई चीज़ क्रिटिसाइज करना है, किसी चीज़ पे शिकायत करना है, या फिर किसी चीज़ का मुद्दा आप उठा रहे हैं, तो आपको बखूबी एकदम चालाकी से, एकदम नरम, ये क्या बोलते हैं, एकदम प्यार प्यार से, ठीक है, आपको उसका आंसर भी वहाँ पे लिखना है, सोल्यूशन भी आपको देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक मैंने रोबोट कहीं बताया था आगे, देखिए यहाँ पे कहीं होगा रोबोट, रोबोट होगा कहीं, रोबोट है, देखिए रोबोट मिला आपको रोबोट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, रोबोट्स आर इम्प्लांटेड इन ऑफिस, मॉल, हॉस्पिटल्स विच आर रेजिंग कंसर्न्स आर मोर अलार्मिंग। बोलने का मतलब ये जो रोबोट्स वगैरह आज के डेट में ऑफिस, मॉल और हॉस्पिटल में लगा दिया जा रहा है, जिसमें वर्कर जो मेनली जो लोग हैं जो काम करते थे उनके जॉब्स खतरे में है। न्यू ट्रांसफॉर्मर, चैट जीपीटी, बार्ड आर चैलेंजिंग टू आर कंटेंट राइटर, ट्रांसलेटर, रिसर्चर एटसेट्रा। जैसे चैट जीपीटी वगैरह ये सब क्या है, जो भी हमारे कंटेंट राइटर है, जो ट्रांसलेटर है,
है, इनकी जॉब खा रहा है। ऑल दीज मेक्स पीपल टू सोक देयर माइंड्स इन कंसर्न। इन सब के वजह से लोग, सोक मतलब क्या होता है पता है आपको? गीला करना, किसी चीज़ को डुबाना, है ना? तो इन सारी चीज़ों के वजह से हमारा जो दिमाग है वो किस चीज़ में डूबा हुआ है? इसकी चिंता में डूबा हुआ है, इस कंसर्न में। समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, इसकी खूब बढ़ बढ़ के ये बताया कि एआई जो हमसे जॉब खा रहा है, ठीक है, खा रहा है कि नहीं खा रहा है। अब इसको मैंने एक ना उससे बता दी। पैराग्राफ 1 खत्म हो गया एक पेज का। पैराग्राफ 2 देखिए, रिपोर्ट्स लाइक गोल्डमैन सैक्स स्टेट्स दैट एआई कुड रिप्लेस 300 मिलियन जॉब्स बाय 2030। दिस वुड नॉट ओनली रिजल्ट इन अ मेयरली जॉबलेस। तो ये एक चीज़ दिखा दी कि इतनी जॉब खा रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आप इसकी अच्छाई, अब ये देखिए, ये बोल दिया मैंने, यहाँ पे दिखा दिया, देखिए ये जॉबलेस मतलब लोगों के जॉब खाने के। अब इसका डायमेंशन मैंने बढ़ा दिया है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? सिर्फ जॉबलेस फ्यूचर पे बात की थी, लेकिन मैंने ये भी बता दी कि कुछ सोशल इम्पैक्ट भी हो रहा है इसमें। जैसे ये इसके वजह से रिच और पुअर का जो गैप है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। जितने भी मार्जिनलाइज सेक्टर्स हैं, जितने भी गरीब लोग हैं, वो और ज़्यादा खतरे में आ जाएंगे। जितने भी पीडब्ल्यूडी लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, जो भी स्किल्स हैं, जो भी अपने नॉलेज है, उनको यूज़ करके कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन एआई कहीं ना कहीं इनको भी रिप्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये सारी चीज़ें बता सकती हैं। मैंने नहीं लिखा है, आपको समझाने के लिए इतना लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि फिर ये लेक्चर भी लेंदी हो जाता ना। हाउएवर इट इज़ नॉट ओनली द केस दैट एआई विल रिजल्ट इन लॉस ऑफ जॉब। देखो मुद्दा चेंज हो गया यहाँ पे। अभी देखो, अभी तक मैं इसकी बुराई कर रही थी कि नहीं, हाँ यार ये तो जॉब ले लेगा, तब से पागल जैसा बना रही थी इसमें यहाँ पे, क्योंकि भैया क्वेश्चन में बोला था। लेकिन अब मुझे क्वेश्चन में ये भी तो बोला है कि आपको बताना भी कि हाँ, अगर आप अपस्किलिंग और रिस्किलिंग करोगे तो ये चीज़ आपको नहीं होगा, थ्रेट नहीं है, एआई एज अ थ्रेट आपको नहीं काम करेगा। जैसे हाउएवर इट इज़ नॉट ओनली द केस, हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि एआई आपका जॉब ले लेगा, लॉस ऑफ जॉब, लेकिन वो जनरेट भी कर सकता है। कैसे? एआई जो है वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस किसी भी काम को उसको बढ़ा देता है, और जो उसकी सर्विस डिलीवरी है और जो उसका प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा उभर के आता है विथ ओवरऑल एक्सेप्शनल इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब इसकी जो एडवांटेज है वो मैंने किससे दिखा दी? इकोनॉमिक के ग्रोथ से बता दी। जैसे सिंगापुर इज वन सच एग्जाम्पल। अब देखिए, एआई नॉट ओनली प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटी बट लीड टू सोशल इंक्लूजन। सोशल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है? सबका साथ सबका विकास बोलने का मतलब क्या होता है? कि हर आदमी का विकास हो, ठीक है, सबको इंक्लूड हो, ठीक है। तो एआई सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटी ही नहीं प्रोवाइड करता है, बल्कि लीड टू सोशल इंक्लूजन, मतलब लोग इसके अंदर और अच्छे से इन्वॉल्व होंगे। अब कैसे होंगे? अब ये देखो, यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल लिखना है। तो यहाँ पे मैंने इसके एडवांटेज की बात करूँ तो यहाँ पे भी मैं इसके एडवांटेज की बात कर रही हूँ। मतलब अब जो मेरा मेन टॉपिक है, मेरी सोच का ये टॉपिक है, मैं अब यहाँ ये सोच रही हूँ कि मुझे ये दिखाना है कि एआई जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। अभी तक मुझे ये बता रही थी, मैंने कुछ पैराग्राफ्स में ये बताया कि एआई हमारी जॉब खा रहा है, लेकिन कुछ पैराग्राफ अब मैं जो मेरा जो एक स्टेटमेंट का दूसरा शिफ्ट है वो आ गया है कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो अब आप देखिए, ड्राइवरलेस एयरप्लेन्स डू नॉट रिप्लेस ह्यूमन ड्राइवर्स, रैदर दे नीड ह्यूमन टू नेविगेट एंड रेगुलेट टू डू लैंडिंग और टेक ऑफ। अब मैं देखिए, थोड़ी देर पहले बोल रही थी ना मैं कि ड्राइवरलेस कार्स आ गए हैं, वो ड्राइवर्स को, रिक्शा पुलर्स को, इन सब की नौकरी खा जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने एकदम उल्टा लिखा है कि ड्राइवरलेस एयरप्लेन्स जो होती हैं वो ह्यूमन ड्राइवर्स को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकती हैं, बल्कि उनको और जॉब दे सकती है। कैसे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ही उस चीज़ को मेंटेन करेंगे और उस चीज़ को रेगुलेट करेंगे, कैसे लैंडिंग करना है, कैसे टेक ऑफ करना। तो ये चीज़ें मैंने बता दी। रोबोट के मैंने पहले एक जगह मैंने बताया था कि रोबोट जो है वो मॉल ऑफिसेज में लगाए जा रहे हैं, नहीं लगाए जा रहे हैं। तो ये मैंने बता दी थी कि ये जॉब खा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको तुरंत ये बताना है कि अगर आपको ये केस पता हो कि जो ये होते हैं ना, मैन होल साफ़ करते हैं, जो गटर होते हैं, ठीक है, जो गटर वगैरह, कुछ ऐसे जो म्यूनसिपैलिटीज़ के लोग होते हैं जो गटर साफ़ करते हैं, इस गटर के अंदर ना इतने ज़्यादा गंदे गैसेस होते हैं ना, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है, पॉइजन हो जाता है इनके बॉडी में, ठीक है। तो इस वजह से रोबोट्स लाया गया है। तो ये एआई का तो अच्छा साइड है ना,
अच्छा साइड है ना भाई। अगर लोग कम बीमार पड़ेंगे तो हमारा हेल्थ का जो डिज़ास्टर है वो कम होगा, तो इकोनॉमी हमारा और ज़्यादा अच्छा होगा ना। कि अगर लोग हेल्दी रहेंगे तो और कमाने की चेष्टा करेंगे, जितना कमाने की चेष्टा करेंगे उतना बाहर खर्चा भी करेंगे, और जितना खर्चा करेंगे उतना हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा। तो चीज़ें ऐसे रेगुलेटेड, एक दूसरे से कनेक्टेड आपको दिखाना है, ठीक है। तो रोबोट्स का मैंने यहाँ पे एक अच्छा चीज़ बता दिया, देखिए। बट क्रिएशन ऑफ जॉब्स इन हैंडलिंग द रोबोट्स, अब रोबोट्स को हैंडल कौन करेगा, तो भाई लोग ही ना करेगा। तो कहीं ना कहीं मैंने यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी फिर से दिखा दी आपको। देखिए डिजिटल पेमेंट का एक एग्जांपल दिखा दिया। और यहाँ पे आपको क्या करना है ना, कि ये लाइन नहीं लिखनी, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि समरिंग अप। देखिए आपने एडवांटेज डिसएडवांटेज में आपने समझा दिया, लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एक जगह लिखा है कि बाय रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग में। एक मिनट आपको लाइन दिखा दूँ वापस, जॉब अपॉर्चुनिटी तो रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग। तो जब भी आप ये दिमाग लगाना एग्जाम में कि जब भी आपको लगे ना कि हाँ बस अब मेरे को अब सम पाइल अप करना है, मेरे को मतलब अब ये करना है, अब मैं एंड करूँगा अपना लिखना, तो आप ये याद रखना कि आपने क्या आपके स्टेटमेंट में जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी थी उसको आपको समराइज करके लास्ट में लिखना है, ताकि जो पढ़ने वाला एग्जामिनर है वो ये ना सोचे कि अपने मुद्दे से ही भटक गया है। तो आपको ये उसको दिखाना है कि नहीं भाई मुद्दे से नहीं भटका हूँ मैं, एस्पेक्ट जो भी जितने भी डिफरेंट स्कोप थे उसको डिस्कस ज़रूर कर रहा था, लेकिन मेरा अभी भी मुद्दा वही है। देखिए समरिंग अप विद द इंपॉर्टेंस ऑफ अपस्किलिंग एंड रीस्किलिंग, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है कैसे, कि बहुत से गवर्नमेंट स्टेप्स है जो गवर्नमेंट ने भी लिया, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जैसे कि पीएम कौशल विकास योजना उन्होंने किया, स्किल ट्रेनिंग वगैरह किया है। चैट जीपीटी को लेके कुछ ऐप्स पे वो लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके। और कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, कंक्लूडिंग वी कैन से एआई कैन एक्ट एज अ बोथ अ जॉबलेस फीचर। क्योंकि देखिए मैं पे यहाँ पे दोनों इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में दोनों बोल रहा है कि थ्रेट जैसा भी है और अपॉर्चुनिटी जैसा भी है, इसलिए इसका कंक्लूजन भी वैसा ही होगा, ठीक है। देखिए कंक्लूडिंगली वी कैन से एआई कैन एक्ट एज बोथ अ जॉबलेस फ्यूचर और अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी विद अपस्किलिंग एंड रिस्किलिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ वी गवर्न विद एआई। तो जो भी हमारी एआई हमारे लिए एक जॉबलेस फ्यूचर जैसा काम करती है, कि हमारे लिए जॉब क्रिएट करती है, वो पूरी और पूरी तरीके से कहीं ना कहीं अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पे डिपेंड करता है। तो एक बस मैंने यहाँ पे एक लाइन अप लिखा है कि एआई इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर ह्यूमन इंटेलिजेंस, इट इज़ अ टूल टू एम्पलीफाई ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड इनक्यूनिटी, ठीक है। एआई एक सब्सटीट्यूट नहीं है ह्यूमन इंटेलिजेंसी का, बल्कि एक तरीके का टूल है कि कैसे ह्यूमन क्रिएटिविटी का एक रिजल्ट है। ये एआई किसने बनाया, हम ही ने तो बनाया है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे लास्ट एंडिंग लाइन आपको दिखा के आपको ये चीज़ें बंद करनी है। आई होप आपको समझ में आया। लेकिन एक लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता रही कि कुछ चीज़ों पे ना मैंने एक बेसिक कोट्स लिख के लेके आई हूँ, और आप पोएम भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पोएम यूज़ कर सकते हैं, प्रोवर्ब यूज़ कर सकते हैं, कुछ मुहावरे आपको याद है, ठीक है। कुछ मुहावरे जो ऐसे कोरिलेट है, अगर मान लो जो कोई ऐसा मुहावरा है ना जो यूनिवर्सल है, लेकिन आपको अगर उस मुहावरे को आप जैसे ना तैसे भी अगर मरोड़ के क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसको अपने पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकते हो, तो बिल्कुल इसको इंक्लूड कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए कोट ऑन एजुकेशन। देखो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, नेल्सन मंडेला बोला था। देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क, एजुकेशन पे यूज कर सकते हो आप, ठीक है। यू बिकम वॉट यू थिंक, गौतम बुद्धा। वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखा है मैंने, मतलब लेके आई हूँ मैं। वुमेन इज एज सुपीरियर टू मैन एज लाइट टू डार्कनेस, ठीक है, प्रेमचंद ने। टू कॉल ए वुमेन वीक इज टू इंसल्ट हर, महात्मा गांधी जी ने बोला है। वुमेन शुड बी अवेकन टू मेक पीपल अवेयर, जवाहरलाल नेहरू ने बोला है, ठीक है। जस्टिस एंड इक्वालिटी पे, डार्कनेस कैनॉट ड्राइव आउट डार्कनेस कैनॉट ड्राइव ऑफ डार्कनेस, ओनली लाइट कैन डू दैट। मतलब अंधेरे को सिर्फ अंधेरा ही नहीं हटा सकता, बल्कि वो लाइट करता है, रोशनी ये काम करती है। हेट कैनॉट ड्राइव आउट हेट, ओनली लव कैन डू दैट, ठीक है। मार्टिन लूथर ने ये चीज़ बताया है। एनवायरमेंट नेचर पे मैंने लेके आया, प्रिजर्व एंड चेरिश द पेल ब्लू डॉट, the only home where the preserve and cherish the pale blue dot, the only home we have ever known, ठीक है। when we heal the earth we healed ourselves, the earth does not belong to us, we belong to the earth। ऐसे कोट्स है ना जो बहुत सिंपल है, याद करने में ऐसा जितना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा पैराग्राफ में एज देगा आपको। अब जैसे छोटे छोटे पोएम लिख सकते हैं, अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं,
ठीक है, लेकिन मैं लेके आई हूँ। कुछ बच्चे होते हैं जो याद भी कर लेते हैं, अगर आ जाता है एनवायरनमेंट पे कुछ तो वो लिख के आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने दिया है। नेचर फर्स्ट ग्रीन इज गोल्ड, हर हार्डेस्ट ह्यू टू होल्ड, हर अर्ली लीव्स ऑफ फ्लावर्स बट ओनली सो एन आर। ठीक है, एक एजुकेशन पे, एजुकेशन इज द लाइट दैट गाइड्स यू थ्रू द नाइट, इट्स हेल्प यू सी द ट्रूथ एंड मेक्स द बेस्ट ऑफ योर यूथ। तो ये चीज़ें आप कहीं अगर यूथ के बारे में लिख रहा है, कहीं एजुकेशन चीज़ के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप ये वहाँ पे चिपका सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यही हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, एटलीस्ट इतना तो समझ में आया हो कि लिखना कैसे है, कनेक्टिविटी। मैं ये बिल्कुल आपसे होप करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और बाकी जितनी भी जो भी ऐसे पे आपने जितनी भी आज तक अपने लाइफ में लेक्चर्स देखे होंगे उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा ही यहाँ पे मिला होगा और आगे भी आपको मिलेगा। ठीक है, जैसा भी लगा एक थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा कि बताइएगा कि आपको कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका ही जो भी कमेंट है या आपकी जो भी आपके रिप्लाई होंगे वही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।